My name is Dhanisha Beniwal and welcome to Perfection IS. This is our lecture 10th in the current affairs revision series of the section economics. तो पहला आर्टिकल रिलेटेड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन से. बेसिकली पहला जो क्लस्टर है फिनिश हो गया है एज पार्ट ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन. और वो कौन सा क्लस्टर है? आईबाक क्लस्टर. कहाँ पर? मिजोरम जो डिस्ट्रिक्ट है आइजवाल, वहाँ पर. क्लियर. सो अब हम समझ लेते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है. अगर आप टर्म देखें रूर्बन, सो रूर्बन यानी कि दो टर्म से मिलके बना होगा, रूरल प्लस अर्बन, राइट. रूरल प्लस अर्बन मिलकर के बनाया होगा. इस स्कीम को बेसिकली इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो विलेज क्लस्टर्स हैं उनको वहाँ पर अर्बन एमिनिटीज़ को पहुँचाना है. 2016 में इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. इसका एम्फेसिस है इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी पर फोकस करना, बिना किसी प्राइमरी बेसिक एमिनिटीज़ को सेक्रीफाइस किए, जो कि प्राइमरीली अर्बन नेचर की होती हैं, उन सभी को प्रोवाइड कराना विलेज में, बिना विलेज के और रूरल कम्युनिटी लाइफ के स्पिरिट और नेचर को लूज़ किए. यानी कि जो विलेज के अंदर प्रिस्टाइन एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहता है, कंजर्व होता है, और रूरल कम्युनिटी का जो एक स्पिरिट है उस सभी को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अर्बन एमिनिटीज़ को पहुंचाना है. कहाँ तक? विलेजेस तक. तो यही इसका क्या है? एम है. यही इसका क्या है? एम है स्कीम का. अगर हम गोल की बात करें तो बेसिकली रूरबन क्लस्टर्स बनाने हैं स्टेट्स में. वहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जाएगा, राइट. ऐसे अराउंड द नेशन 300 क्लस्टर्स जो हैं बनाने थे, जिनको होलिस्टिकली डेवलप करना था, जहाँ पे सभी प्रकार के फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल की जाएंगी. नेशन में रूरल एरियाज़ में इस तरीके के रूरबन क्लस्टर्स को क्या है? आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर कितना है, और वहाँ पर किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड किया जाएगा, एंड और भी बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर इस तरीके के रूरबन क्लस्टर्स को क्या है? आइडेंटिफाई करके, इस प्रकार के रूरबन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके हम क्या करेंगे? रूरबन एरियाज़ बनाएंगे. यानी कि ऐसे विलेजेस, ऐसे रूरल एरियाज़ जहाँ पे अर्बन अमेनिटीज़ क्या है? बनी हुई. रूरबन रीजन में लगभग 15 to 20 विलेजेस को शामिल किया जाएगा, जिनकी पॉपुलेशन 30 से 40 लाख तक की होगी. सो बेसिकली ये जो क्लस्टर्स होंगे दे विल कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, जिसमें पॉपुलेशन लगभग 5,000 से 15,000 तक की होगी. डेजर्ट एरिया में, हिली और ट्राइबल रीजन्स में. प्लेन और कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ा दी गई है, जिसमें 25,000 से लेकर 50,000 यानी 50,000 तक पीपल होंगे. स्टेट गवर्नमेंट के रोल की अगर हम बात करें तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की और ऐसे क्लस्टर्स को क्या है? आइडेंटिफाई करने की. फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इसको एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया गया था, तो बेसिकली स्टेट कुछ फंडिंग देगी और सेंटर कुछ फंडिंग देगी. हालांकि मिशन के दो सेपरेट एवेन्यूज़ हैं. पहला है कन्वर्जेंस. इसको मैं इस तरीके से यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ. पहला है कन्वर्जेंस और दूसरा है क्रिटिकल गैप फंड. क्रिटिकल गैप फंड का मतलब है अगर फाइनेंस के थ्रू कोई भी गैप रह जाता है फंडिंग में तो उसको फिल कर देना. यानी कि 30 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर द नॉन ट्राइबल क्लस्टर्स. क्लियर. और कन्वर्जेंस ऑफ द फंडिंग का जो सेक्शन है, जो एक डिफरेंट एवेन्यू है इस स्कीम का, वहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम से फंडिंग आएगी, CSR से फंडिंग आएगी, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग देगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम है, यानी कि यहाँ से फंडिंग जुटा करके इन सभी को कहाँ पे मर्ज किया जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के लिए. क्लियर. नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट अरुणाक के. प्रोजेक्ट अरुणाक अगर हम टर्म को ब्रेक करें तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में ऐसा एक ब्रिज बनाया गया है
क्लियर। ऐसा एक क्या बनाया गया है, ब्रिज, यानी कि बॉर्डर रीजन्स में वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। अपने इसी मैंडेट के चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट अरुणाक जो है अरुणाचल प्रदेश में कंप्लीट किया है बाय यूजिंग द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग। क्लियर। यानी कि जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में स्टील प्रोसेस होता है तो प्रोसेसिंग के बाद उस स्टील का एक स्लैग बचता है, उसी को यूज करके इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्या है बनाया गया है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टील स्लैग क्या है, एक बाय प्रोडक्ट होता है स्टील इंडस्ट्री का, और स्टील स्लैग जो है रोड को बिल्ड करने में काम आता है, यानी कि एज अ वैल्यू एडेड मटेरियल के तौर पे उसको क्या है डाला जाता है, जिसकी वजह से रोड की क्या है ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। सूरत का जो पहला वेस्ट टू वेल्थ एक एफर्ट था जिसके चलते एक भारत का पहला स्टील स्लैग रोड जो है बनाया गया था, कहाँ पे, सूरत गुजरात में। और अभी प्रोजेक्ट अरुणाक में भी इसी तरीके का स्टील स्लैग क्या है यूज किया गया है। और प्रोजेक्ट अरुणाक कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अब अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 1960 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करती है, ताकि हमारे जो बॉर्डर रीजन्स हैं, खास करके जो फ्रेंडली नेशंस के साथ लगते हैं, वहाँ पर वाइटल एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड नेटवर्क, उन सभी को मेंटेन करना और बनाना। ज़्यादातर ये काम करती है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको बीआरओ ने कंक्लूड किया है, जिसमें अटल टनल भी आती है, सेला टनल आती है, सिसरी रिवर ब्रिज एंड ऊज रिवर ब्रिज आता है। अफगानिस्तान का जो डेलाराम जरांज हाईवे था, उसका भी काम जो है बीआरओ ने किया, जिसको बीआरओ ने फिनिश किया और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को 2008 में, यानी कि 2008 में क्या है दे दिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ को एनकरेज और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेट्स ने नीति आयोग से ये कहा है कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। जैसे कि अगर आप नीति आयोग को देखें तो नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एक तरीके से इसी तरीके से नीति आयोग काम करता है। अब स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि इसी प्रकार का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो एट द स्टेट लेवल भी बनाया जाए। बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट है स्टेट्स की, ये किस स्पिरिट के अंदर है, ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट में। और ज़रूरत क्या पड़ी कि इस तरीके की एसआईटीज़ को बनाया जाए। बेसिकली जो भी बॉटलनेक्स होते हैं गवर्नेंस में और स्टेट कैपेसिटी में विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो गए, या फिर बहुत सारे फंडामेंटल सर्विसेज से जुड़े प्रोविजंस होते हैं, उन सभी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए इस तरीके के स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी है। क्लियर। और ऐसा ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मित्रा को रिसेंटली क्या है एस्टेब्लिश किया गया। अगर इस तरीके के स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, सर्विस डिलीवरी फ्लॉज से जो डिसप्रोपोर्शनेटली पुअर सफ़र करते हैं वैसा नहीं होगा, यानी कि किसी भी स्कीम का और स्टेट की कैपेसिटी का जो पे ऑफ होगा वो 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 10 to 20 टाइम्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टेट क्या है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे, मोर डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल हो सकेंगे अगर इस प्रकार के एसआईटीज़ को क्या है एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेट का जो बजटरी एक्सपेंशन है वो भी बढ़ जाएगा फॉलोइंग द 14th फाइनेंस कमीशन, जिसने स्टेट्स को क्या है हायर डिवॉल्यूशन ऑफ द टैक्सेस की क्या है स्कीम में रखा गया था, यानी कि 42% डिवैल्यूएट किया था। फिर उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको 41% किया, ओइंग की जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था अब क्या यूनियन टेरिटरी बन गया, बस इतना ही चेंज हुआ था, इस वजह से इसको क्या है 41% कर दिया गया था। 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट को टैक्स के डिवैल्यूएशन में 42% का हिस्सा दिया था। अब इसी 42% के हिस्से को मोर रिस्पॉन्सिबली एंड डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल वे में यूटिलाइज करने का काम है स्टेट्स का। उसके लिए स्टेट्स चाहती है कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस को क्या है एस्टेब्लिश कर दिया जाए।
नीति आयोग के जितने भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं उन सभी को स्ट्रेंथन करने का काम भी इस तरीके की SIT इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। अगर अभी जो मित्रा जो एस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि महाराष्ट्र का जो ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया है, एज अ एक्सपेरिमेंट पायलट प्रोजेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। ये स्टेट फाइनेंसेस और यूनियन के वर्टिकल्स के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन की तरह का काम करेगा। यानी कि स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड सोशल वेरिएबल्स हैं उन सभी का डेटाबेस बेहतर तरीके से अपकीप किया जा सकेगा अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया जाता है। स्टेट में क्रॉस डिसिप्लिनरी इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाएगा और बहुत सारे मिशंस जो स्टेट रन करता है उन सभी को भी सपोर्ट किया जाएगा और स्टेट की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में एक इनोवेशन का भी काम करेगा ये SITs। अब हम बात करते हैं सिटी फाइनेंस रैंकिंग की। सो सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2002 रिलीज हुई एंड सिटी ब्यूटी कंपटीशन, ये दो प्रोजेक्ट हैं जिसको कंक्लूड किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। सो बेसिकली अगर हम सिटी फाइनेंस रैंकिंग की बात करें तो सिटी की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो कितना फाइनेंशियली हेल्दी हैं, यानी कि वो खुद से कितना फाइनेंस जुटा पाती हैं अपने डे टू डे वर्क के लिए और अपनी जो भी उनके मैंडेट है उनको पूरा करने के लिए। और इन्हीं ULBs की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ टाइम को असिस्ट करने के लिए इस तरीके की सिटी फाइनेंस रैंकिंग क्या है, निकाली जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि डिसीजन मेकर्स एट द सिटी लेवल एंड एट द स्टेट लेवल, ताकि वो अपने म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग में रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सके। उसी पर्पस के लिए, उसी चीज़ को एनकरेज करने के लिए सिटी फाइनेंस रैंकिंग एंड सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स को ये दो प्रोजेक्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्या है लेकर आती है। अगर हम इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स की बात करें तो ऐसे 15 वेरिएबल्स हैं जिन पर जो कि 3 डायमेंशन में डिवाइडेड है जिन पर ये रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहला है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस, फिर आता है फिस्कल गवर्नेंस। कैटेगरीज की अगर बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन इनको डिवाइड किया गया है कितनी, 4 कैटेगरीज में, यानी कि अबव 4 मिलियन पॉपुलेशन 1 to 4 मिलियन एंड दिस इज lakh to this 1 lakh एंड लेस देन 1 लाख एंड ये बाकी की सारी क्या है, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें क्या है डिवाइड किया गया है। नेशनल लेवल पे विद इन ईच स्टेट क्या है क्लस्टर बनाए गए हैं। द टॉप 3 सिटीज इन ईच डेमोग्राफिक कैटेगरी क्या है विल बी ऑनर्ड, हर एक डेमोग्राफिक कैटेगरी यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन 3 सिटीज को क्या है ऑनर किया जाएगा। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इस तरीके की जो रैंकिंग होती है ULBs को अपने उन एरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी जहां पर वो लैग करते हैं, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करें और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने रेजिडेंट्स को। अब अगर हम बात करते हैं सिटी ब्यूटी कंपटीशन की तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्योंकि ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन है, यानी कि बेसिकली स्टनिंग डेवलपमेंट, कटिंग एज एंड वेलकमिंग पब्लिक स्पेस, इन सभी को क्या है अवॉर्ड किया जाएगा सिटीज़ में। जो भी सिटीज़ सिटी ब्यूटी कंपटीशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी सिटी को स्टनिंग डेवलप करेगी, कटिंग एज पब्लिक स्पेसेस बनाएगी एंड वेलकमिंग पब्लिक स्पेसेस होंगे, उन सभी को सपोर्ट किया जाएगा और ऑनर किया जाएगा। सिटीज़ के अंदर ऐसे वार्ड्स और पब्लिक स्पेसेस को इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन 5 क्राइटेरिया, जिसमें एक्सेसिबिलिटी, एमेनिटीज़, एक्टिविटीज़, एस्थेटिक्स एंड इकोलॉजिकल, ये 5 क्राइटेरिया क्या है इंक्लूडेड हैं। सो बेसिकली ये अवार्ड क्या है वॉलंटरी है, यानी कि सिटी ब्यूटी कंपटीशन में एंटर करना एंटायरली ऑप्शनल है। सिटी खुद से ये डिसाइड कर सकती है कि वो इस प्राइड कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है क्या नहीं बनना चाहती। सो बेसिकली ये जो सिटी कंपटीशन होते हैं ये म्यूनिसिपल लेवल पे अट्रैक्टिव वार्ड्स एंड पब्लिक स्पेसेस को क्या है प्रोवाइड करने के लिए एनकरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO की। अब CDSCO क्या है, CDSCO ने बेसिकली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्या है इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है।
सो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम CDSCO को डिस्कस करेंगे और हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सके। बेसिकली ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के तौर पे वर्क करती है, जिसको 1940s के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत क्या है, काम करती है। इन अकॉर्डेंस विद द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, CDSCO को कुछ मैंडेट्स दिए जाते हैं, यानी कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इस बॉडी को मिलती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो ये परफॉर्म करती है बॉडी, वो है ड्रग अप्रूवल, यानी कि भारत में जो भी ड्रग कमर्शलाइज होगा फॉर द पर्पज ऑफ यूसेज बाय द सिटीजनरी, उसका अप्रूवल CDSCO से आता है, यानी कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से। क्लिनिकल स्टडीज़ को रन करने का काम होता है, गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करना ड्रग्स के लिए, कौन सा ड्रग जो है नेशन में इंपोर्ट होगा उसका क्वालिटी चेक परफॉर्म करना, और बहुत सारी स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक क्या है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। सो बेसिकली CDSCO एंड द स्टेट रेगुलेटर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग लाइसेंसेज टू द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, वैक्सीन्स एंड सेरम्स। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंटेंशन के साथ CDSCO को क्या है, एस्टेब्लिश किया था, ताकि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उन सभी का प्रॉपर तरीके से क्या है, एग्जामिनेशन हो सके कि वो कितने सेफ है फॉर द यूसेज बाय द पीपल। एक और बॉडी हम समझ लेते हैं, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो बॉडी आती है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ CDSCO। क्लियर, यानी कि DCGI जो है, दैट इज जिसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल, वो कौन से डिपार्टमेंट में आती है, CDSCO के डिपार्टमेंट में आती है, जिसका काम है लाइसेंसेस को अप्रूव करना फॉर द स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि ब्लड हो गए, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, फ्लूइड्स हैं एंड सेरा हैं। सेरा क्या होते हैं, बेसिकली ब्लड से क्या होता है, सेरम को क्या है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन्हीं को बोलते हैं ब्लड सेरा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके अकॉर्डिंग जो स्टार्टअप सीड फंड स्कीम है, वो 656 स्टार्टअप को क्या है, सपोर्ट करती है थ्रू दी अप्रूव्ड इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे आपने अगर देखा होगा, तो बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, जब वो एग ले करते हैं तो वो अपने एग के ऊपर बैठते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्यूबेशन, यानी कि उनके ग्रोथ में असिस्ट करना। इंक्यूबेटर्स भी वो संस्थान होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो स्टार्टअप्स को उनके ग्रोथ पीरियड में सपोर्ट करता है। क्लियर, सो इसको बोलते हैं हम इंक्यूबेटर्स। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऐसे 656 अप्रूव्ड इंक्यूबेटर्स हैं जो कि स्टार्टअप फंड स्कीम के तहत 656 स्टार्टअप्स को क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग ऑफर करना, ताकि वो मार्केट में एंट्री कर सके, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके, प्रोटोटाइप डेवलप कर सके और फिर फाइनली उसका क्या है, कमर्शलाइज कर सके। इसकी नोडल एजेंसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि इसके नोडल डिपार्टमेंट है। DPIIT ने एक एस्टेब्लिश की थी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, जो कि ओवरलुक करती है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और उसके इम्प्लीमेंटेशन को। ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से क्या है, स्टार्ट है इंडिया में, और इसका कॉर्पस कितना था, दैट वाज 945 करोड़। कितने कॉर्पस पे इसको स्टार्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 945 करोड़। और कब से लागू की गई थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर ले, इस स्टार्टअप की एलिजिबिलिटी की बात कर ले, जो कि पूरी करेगी उन क्राइटेरियाज को, तभी जाकर के उसको इस स्कीम के अंतर्गत फंडिंग मिलेगी, सीड फंडिंग मिलेगी। सीड फंडिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि एंट्री लेवल पे, यानी कि बिगनिंग के लेवल पे जो फंडिंग दी जाती है स्टार्टअप्स को, वो। क्लियर। सो बेसिकली DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई ऐसी स्टार्टअप जो 2 साल या उससे कम के लिए है, यानी कि जब उसने एप्लीकेशन दिया था उससे ले तक के उसको सिर्फ क्या है, अभी 2 ही साल हुए हैं।
स्टार्टअप का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अंदर। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स एलिजिबल नहीं है, केवल वही स्टार्टअप्स अप्रूव किए जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं जिनको DPIIT ने अप्रूव किया है, राइट। अगर बात करें ऐसे स्टार्टअप्स की जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है तो कम से कम 51% ऑफ द कंपनी जो है उसको इंडियन प्रमोटर्स ने क्या है, होल्ड करना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस की। इंडिया का पहला जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्या है, इंट्रोड्यूस किया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये श्योरिटी बॉन्ड डिस्कस करेंगे। सो श्योरिटी बॉन्ड क्या है, बेसिकली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है दैट इंश्योर्स की परफॉर्मेंस, पेमेंट और कंप्लायंस क्या है, इंश्योर की जाएगी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन में इसमें क्या होता है, ये 3 पार्टी एग्रीमेंट है। कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। अब देखिए एग्रीमेंट हो रहा है पार्टी बी में और पार्टी सी के बीच में। चेंज कलर कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ये एक थर्ड पार्टी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड पार्टी, ठीक है। अब मान लीजिए ये पार्टी कोई काम कर रही है, इट हैज सम वर्क। अब इस वर्क को क्या है, इस पार्टी ने इंश्योर करना है, ये इंश्योरर पार्टी हो गई, राइट। लेकिन सी पार्टी बी पार्टी को टाइमली पैसे दे देगी, इसकी क्या गारंटी है? उसके लिए ये थर्ड पार्टी क्या है, श्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड करती है कि हाँ ऐसा सी कर देगा, लेकिन अगर ऐसा सी नहीं करता है तो ए क्या है, बी को श्योरिटी देगा। यानी कि वो पैसा जो है, अगर मनी इन्वॉल्व है, मॉनेटरी इन्वॉल्व है, तो ए पैसा देगा बी को, तो ये क्या हो गई, श्योरर पार्टी होगी। इसी को बोलते हैं श्योरिटी बॉन्ड। तो सी जो है श्योरिटी बॉन्ड साइन करेगा किसके साथ, ए के साथ। तो जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, एक है ओब्लाइजी, एक है श्योरिटी, एक है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो जो बॉन्ड को परचेज कर रहा है और प्रॉमिस करता है कि वो उस एक्ट को कैरी आउट करेगा, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो यहाँ पर क्लियर, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पार्टी डायग्राम से ऐसे समझा दिया। श्योरिटी वो है, वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर, यानी कि वो श्योरिटी फर्म जो उस परफॉर्मेंस की गारंटी प्रोवाइड करवा रहा है। यानी कि बेसिकली श्योरिटी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है अगर लॉस अगर होता है, अगर प्रिंसिपल डज नॉट कैरी आउट द एक्ट एज द प्रॉमिस, तो श्योरिटी इज दैट पार्टी जो ओब्लाइजी को क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो अब जो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए ये तो हुआ प्रिंसिपल, सी हुआ प्रिंसिपल, ठीक है, बी हुआ ओब्लाइजी और ए हुआ हमारा श्योरिटी, क्योंकि श्योरिटी वो प्रोवाइड कर रहा है ना। प्रिंसिपल वो जो श्योरिटी खरीद रहा है, और किससे खरीद रहा है, ए से खरीद रहा है, और ओब्लाइजी वो जिसके लिए वो श्योरिटी खरीद रहा है। क्लियर, सो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम इस तरीके के बॉन्ड इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये श्योरिटी एग्रीमेंट जो है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हैं, जो कि प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर दोनों को ही प्रोटेक्ट करते हैं। सो प्रोजेक्ट विल मीट द नीड्स ऑफ वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एनवायरनमेंट में आज काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या है, श्योरिटी चाहिए होती है। एंड एट द सेम टाइम ये जो श्योरिटी है, बॉन्ड इंश्योरेंस है, बैंक में भी क्या है, एज अ गारंटी वर्क करते हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है इनको एज अ कोलैटरल यूज कर सकते हैं लोन के लिए। ऑलराइट, सो इंडेप्टनेस और फाइनेंशियल कंसर्न्स को ओवरकम करने के लिए इस तरीके के बॉन्ड इंश्योरेंस स्कीम और श्योरिटी बॉन्ड की क्या है, ज़रूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं GI टैग टू 9 प्रोडक्ट्स, यानी कि भारत से ऐसे 9 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग रिसेंटली क्या है, दिया गया है। तो हम समझ लेते हैं। तो अगर हम इस डेटा को इंक्लूड करें तो करंटली इंडिया में लगभग 432 GI टैग्स एज अ होल क्या है, दिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा GI टैग्स कर्नाटका और तमिलनाडु की स्टेट के पास है। उसके बाद आते हैं केरला, फिर महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद केरला है, फिर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है महाराष्ट्र। सो बेसिकली GI टैग होता क्या है,
जीआई टैग एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को दिया जाता है, ज़्यादातर इसको गुड्स को दिया जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल ओरिजिन के होते हैं, जिनका एक अपना पर्टिकुलर ट्रेट होता है और उस ओरिजिन से उनकी जो रेपुटेशन क्या है, एट्रीब्यूट दी जाती है। जीआई टैग जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, दिए जाते हैं। ज़्यादातर जीआई टैग्स जो है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को दिए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को दिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल आइटम्स को भी दिए जाते हैं। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, जैसे कि बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल्स, कांगड़ा टी एंड थंजावुर पेंटिंग्स। इस तरीके की जीआई टैगिंग जो होती है उस विलेज को जहाँ से वो प्रोडक्ट बिलोंग करता है उसके डेवलपमेंट में असिस्ट करती है। स्टेट की जो एस्पिरेशंस हैं उनका स्कोप इंक्रीज करती है। इंडिविजुअल और फैमिलीज़ की लाइवलीहुड और को एनहांस करती है। एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी उन तक पहुंचाने का काम करती है, खास करके कुछ ऐसे की एरियाज जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड सब्सिस्टेंस इंक्लूडेड है। अगर हम लेबल गारंटी की बात करें तो क्वालिटी और यूनिकनेस दोनों ही जीआई टैग की वजह से क्या है, गारंटी हो जाते हैं। जो पेरिस कन्वेंशन थी वो प्रोटेक्ट करती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को, जिसके अंदर क्या है, जीआई टैग क्या है, रिकॉग्नाइज होते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरनेशनल। यानी कि अगर भारत से किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैगिंग दी जाती है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे आईपीआर के तौर पे रिकॉग्नाइज होता है। एंड ऑल्सो जो WTO का ट्रिप्स है, WTO के ट्रिप्स के जो नॉर्म्स हैं उस पर वो भी क्या है, जीआई टैग पे अप्लाई होते हैं। यानी कि जीआई टैग इज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ द WTO। अब जिन जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है उन प्रोडक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है गमोचा फ्रॉम आसाम। सो बेसिकली अगर लिटरली ट्रांसलेट करें तो गमोचा का मतलब होता है टावल। सो ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का एक आइटम होता है जिसपे कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ज़्यादातर ये वाइट और रेड कलर में बनाया होता है और सफ़ेद धागे पर, सफ़ेद और लाल रंग के धागे से क्या है, इस पर कुछ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। असमीज कल्चर में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, यानी कि ये असमीज आइडेंटिटी और प्राइड का एक प्रतीक है और रिलीजियस एंड सोशल रिलीजियस सेरेमनीज में स्टेट में इसको पहना जाता है एज अ फेलिसिटेशन के तौर पे किसी एल्डर को या विजिटर को एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर के लिए भी कस्टमरली असमीज पीपल गमोचा को प्रेजेंट करते हैं। सो गमोचा जो है बिहू फेस्टिवल के दौरान जब इसका ट्रेड होता है, इसको बिहुवान भी कहा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं तांडूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना। किसकी बात कर रहे हैं? तांडूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना। सो ज़्यादातर तेलंगाना ये एक पिजन पी है। क्लियर? ये क्या है? एक पिजन पी है जो तेलंगाना के तांडूर रीजन में यानी कि स्टेट के रेनफेड रीजन में उगाया जाता है। काफ़ी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती है तांडूर रेड ग्राम की और जो कि वहाँ के रीजन की डीप फर्टाइल डीप ब्लैक सॉइल से आती है। वहाँ पर क्ले मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो कि रिच इन मिनरल्स होते हैं और काफ़ी इनॉर्मस लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं, जिसकी वजह से तांडूर रेड ग्राम की वो खास क्वालिटी आती है। इसका प्रोटीन 24% के करीब होता है, यानी कि अगर नॉर्मल सीरियल के कंपैरिजन की जाए विच इज़ 3 times मोर, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। इसमें सुपीरियर फ्लेवर होता है और काफ़ी अच्छी कुकिंग क्वालिटी होती है। दूसरा हम जो डिस्कस कर लेंगे वो है राक्ट से कार्पो। ये एक ऑर्गेनिक स्वीटनेस है फ्रॉम लद्दाख। राक्ट से कार्पो क्या है, एप्रिकॉट फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें सॉर्बिटोल कंटेंट, यानी कि सॉर्बिटोल क्या है, एक ग्लूकोज का ऑल्टरनेटिव होता है, नेचुरल ग्लूकोज का ऑल्टरनेटिव होता है जिसको डायबिटिक पेशेंट आसानी से खा सकते हैं। ये कैलोरी में लो होता है और न्यूट्रिएंट्स में डेंस होता है। सो जो सीड का ऑयल है वो बैक डिस्कम्फर्ट और जॉइंट पेन को ईज करने में काफ़ी काम आता है। जैसा कि हम जानते हैं लद्दाख का रीजन जो है भारत का लगभग 62% एप्रिकॉट ग्रो करता है। क्लियर? इसको बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के ट्रीज के क्लस्टर्स में या फिर इंडिविजुअल ट्रीज पर क्या है लद्दाख में ग्रो किया जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं अलीबाग वाइट अनियन कहाँ से, महाराष्ट्र से। सो बेसिकली ये एक नो टीयर क्वालिटी की अनियन है जिसके काफ़ी सारे थेरापेटिक बेनिफिट्स होते हैं और बिल्कुल डिस्टिंक्टिव स्वीट फ्लेवर होता है। यानी कि एक तरीके की प्याज है जो कि आंसू नहीं लेकर के आती है जो पर्सन उसको यूज़ करते हैं। अगर हम बाकी के रीजन्स के कंपेयर करें जहाँ पर सफ़ेद अनियन को उगाया जाता है, सो जो अलीबाग की जो तालुका है महाराष्ट्र की, वहाँ पर सल्फर कंटेंट बहुत कम है और उसका कुछ खास ही जियो क्लाइमेटिकल एक बड़ा ही स्पेशल जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से वहाँ की वाइट अनियन में ये सुपीरियर क्वालिटी आती है। उस रीजन में उगाई जाने वाली सफ़ेद अनियन यानी कि वाइट अनियन में 25 डिफरेंट टाइप के फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स बेसिकली सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के और हम सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। सो यहाँ पर ये क्या है, पिक्चर लगा रखी है मैंने, ये टाडूर रेड ग्राम है, क्लियर, एंड this is what this is garlic, right? तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ और 5 GI टैग्स हैं जिसको केरला के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग्स दिया गया है। सबसे पहला है अटापाडी अटुकोम्ब आवारा बीन्स। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये हुई अटापाडी अटुकोम्बू आवारा बीन्स। दूसरा है अटापाडी थुवारा यानी कि रेड ग्राम। सो ये रेड ग्राम है। सो सॉरी, दिस इज नॉट टाडू रेड ग्राम, दिस इज रेड ग्राम फ्रॉम द रीजन ऑफ केरला। फिर उसके बाद है उनातुकारा एलू, ये सेसमे है, सेसमे, ठीक है। फिर उसके बाद है कंथालूर वाटावाडा वेलुथुली, ये क्या है, एक प्रकार का गार्लिक है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है कोडोंगालूर पोटुवेलारी, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्नैप मेलन। सो ये 5 चीज़ों को GI टैग दिया गया है और ये कहाँ से है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, क्लियर। अब अगर इंडिविजुअल GI टैग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटापाडी अटुकोम्ब आवारा जो कि बीन्स हैं। सो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ये पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अटापाडी रीजन से बिलोंग करता है। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है इसका एक कर्व होता है लॉन्ग गोट के हॉर्न की तरह। सो जैसे कोई गोट होती है उसका हॉर्न ऐसे कर्व होता है, तो उसके गोट के हॉर्न की तरह ये क्या है, बीन जो है ऐसे कर्व होती है। इसमें हल्का सा वायलेट टिंट होता है क्योंकि इसमें एंथोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और एंथोकाइनिन काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से फाइट करनी है, क्लियर। सो इन एडिशन टू द कंटेंट ऑफ फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिनोलिक कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है जो कि इस पर्टिकुलर क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाता है पेस्ट और डिजीज़ के, और इसीलिए इस क्रॉप को ऑर्गेनिकली क्या है, ग्रो किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अटापाडी थुवारा की यानी कि रेड ग्राम। सो बेसिकली इसके वाइट कोटेड सीड्स होते हैं और बहुत ही लार्जर और हैवियर होता है अगर हम बाकी के रेड ग्राम से कंपेयर करें। इसको एज अ वेजिटेबल या फिर दाल के तौर पे कंज्यूम किया जा सकता है और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में रिच होता है। फिर हम बात करते हैं ओनातुकारा एलू सेसेमे की। सो ओनातुकारा एलू क्या है, बेसिकली ये ओनातुकारा एलू एंड इट्स ऑयल। सो सेसेमे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी एक्सेप्शनल हेल्थ एडवांटेजेस होते हैं इसके। एंटीऑक्सीडेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रिच होती है जिसकी वजह से बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको किल किया जा सकता है और बॉडी को अननेसेसरी हार्म से प्रिवेंट किया जा सकता है। इसका एक और एडवांटेजेस है फॉर द हार्ट पेशेंट्स क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट में हाई होता है जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स इस सेसमे को क्या है, यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कांथाथुलूर वातावाडा वेलुथुली यानी कि एक प्रकार के किसके, गार्लिक की। सो ये जो गार्लिक होता है इसमें सल्फाइड कंटेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अदर गार्लिक जो कि बाकी के रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं।
इसमें एलिसिन होता है, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। हाई ब्लड शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज एंड ब्लड वेसल डैमेज में भी काफ़ी उपयोगी होता है। सो ये जो गार्लिक यहाँ पे ग्रो किया जाता है, इसमें काफ़ी एसेंशियल ऑयल होता है जो कि इस प्रकार के डिजीजेस को फाइट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्नैप लेमन की, जिसको बोलते हैं कोडुंगालूर पोट्टुवेलारी। सो ये अर्नाकुलम के रीजन्स में ग्रो किया जाता है एंड इसको या तो जूस के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है इस लेमन को, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, या फिर किसी और फॉर्म में भी इसको कंज्यूम कर लेते हैं। सो समर टाइम में स्नैप लेमन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कंपेयर टू अदर कुकर बिट्स। कुकर बिट्स बेसिकली ऐसी वो फैमिली है जिसमें ज़्यादातर गॉड्स आते हैं, जैसे आप देखेंगे कुकर बिट्स माने कि जैसे क्यूकम्बर हो गया एंड बॉटल गॉर्ड हो गया, जैसे कि घिया, ठीक है, बॉटल गॉर्ड हो गया घिया। इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फैट। क्लियर। अब हम बात करते हैं जीआई टैग के इनिशिएटिव्स के बारे में। सो बेसिकली जीआई टैग का जो इनिशिएटिव है वो भारत के हिस्ट्री, कल्चर और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ इन सभी को एक रूफ के अंदर ले आता है और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो जीआई टैग जो आइटम्स हैं उनको डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जहां पर जीआई आइटम्स को हाईलाइट किया जाएगा, जैसे कि जीआई पवेलियन हुआ, इंडिया जीआई एग्जीबिशन है, जीआई महोत्सव है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिल चुका है उन सभी को अंडर द वन रूफ क्या है डिस्प्ले किया जाएगा। सो बेसिकली 3 साल के लिए जीआई प्रमोशन और अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट लगभग 75 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है ताकि हमारे कंट्री के जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स को एक रिकॉग्निशन मिले और उनको सपोर्ट मिल सके, और जो भी कल्टीवेटर्स एंड आर्टिसंस जीआई टैग के प्रोडक्शन, जीआई टैग्स गुड्स के प्रोडक्शन में एंड मैन्युफैक्चरिंग में किसी न किसी तौर पे इंक्लूडेड है, उन सभी तक वो सारा क्या है बेनिफिट मिल सके। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड विद दिस वी वाइंड अप दिस सेशन and we'll see you in the next lecture. So thank you so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.